A very good morning, one and all present. So, as yesterday we have just completed the topic rheology. In the continuation of that topic, today we will be studying the deformation of solids. So, let's start with the topic. So, the term deformation, deform होना, that is जो अपने आप में एक शब्द है, deformation of solids. So far, we have assumed that the solids have always retained their original shape and cannot be deformed. जैसे कि हम जानते हैं solids एक rigid bodies होती हैं और हमें assume करते हैं कि उनका जो shape होता है वो change नहीं होता या deform नहीं होता, जबकि ऐसा नहीं है. So the stretching, squeezing and twisting of the real objects when forces are applied are most often too important to ignore, causing deformations. इसमें मेनली दो चीजें होती हैं, एक होता है स्ट्रेस और एक होता है स्ट्रेन. एंड स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज कॉल्ड इलास्टिक मॉड्यूलस दैट इज मेंशन्ड इन द हुक्स लॉ. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेस के बारे में. Stress characterizes the strength of the forces causing the deformation. It is force per unit area. Strain describe the resulting deformation. So when the stress and strain are small enough, the two are directly proportional to each other. फिर से इस लाइन को ध्यान से देखो. When the stress and strain are small enough, जब stress और strain की जो वैल्यू होगी वो काफी कम होगी, तो दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, and that is termed as elastic modulus. Stress upon strain is equal to 1 आता है तो वो कहलाता है इलास्टिक मॉड्यूलस, and that is already mentioned in the Hooke's law. So there are three general types of stresses and strain. तीन टाइप के स्ट्रेस है स्ट्रेन होते हैं. पहला होता है टेंजाइल स्ट्रेस स्ट्रेन, बल्क एंड शियर. सो सबसे पहले हम बात करेंगे टेंजाइल स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेन की. सो अ सॉलिड अंडर टेंजाइल स्ट्रेस या फिर टेंशन produces a distortion due to stretching. For an example, rope under tension. rope आपको पता है रस्सी, इट्स अ सॉलिड. ठीक है. अब आप यहाँ पे दो ब्लॉक देख सकते हो. ए, जब हमने इसका जो इनिशियल है वो है I0. ठीक है. लेंथ जो है वो L0 है. जबकि जब हमने फोर्स अप्लाई किया दोनों तरफ से, टग ऑफ वॉर आपने सुना होगा, तो उसमें उसकी लेंथ जो होती है रोप की वो बढ़ जाती है अप टू अ एक्सटेंट. और उसको जब हम दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जब हम उसे फोर्सफुली जब हम स्ट्रेच करते हैं तो उसकी लेंथ जो है वो बढ़ती है. एंड एट द गिवन पॉइंट वो जाके रस्सी टूट जाती है बीच में से, है ना. दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. टेंसाइल स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया. स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पे देखो दो टाइप की क्वांटिटीज होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है, जैसे कि फोर्स या वेट. सो स्केलर क्वांटिटी सिंस F इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेस क्या होता है पास्कल. 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इन द ब्रिटिश सिस्टम स्ट्रेस इज मेजर्ड बाय पाउंड पर स्क्वायर इंच, PSI जिसे हम कहते हैं. सो 1 PSI इज इक्वल टू 6895 पास्कल्स. ठीक. नोट दैट यूनिट्स ऑफ स्ट्रेस आर सेम एज प्रेशर. फिर आती है टेंसाइल स्ट्रेन. टेंसाइल स्ट्रेन एग्जैक्टली क्या है? इट इज द स्ट्रेच अपॉन यूनिट लेंथ. L is the initial length, is the final length after stress applying the stress or strain, and L0 is the initial length upon L0. तो इसे हम ले सकते हैं डेल्टा L upon L0. that pure dimensionless number with no units. ये होता है टेंसाइल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. Then comes tensile या compressive stress and strain. For sufficiently small tensile stress and strain are proportional to the Young's modulus. So Young's modulus Y is equal to tensile strength upon tensile strain. ठीक. अब जो हमने फॉर्मूला वहां पे देखा था उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे. So we will be getting force L0, that is the initial length,
upon A area, and delta L is the final length. Okay, the stress can be compress the object. अब यहाँ पे आप देखो, जस्ट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द फोर्स एप्लीकेशन. वहां पे जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे थे वो इन द अपोजिट डायरेक्शन कर रहे थे. यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट. और वहां पे हम कैसे कर रहे थे, वहां पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे थे वो कैसे हो रहा था, that is not towards the object, that is on the opposite direction of the object. So there is a difference. ठीक है, वहां पे हम कंप्रेस नहीं कर रहे हैं. ठीक है, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं. यहाँ पे हम कंप्रेस कर रहे हैं. So compressive strain defined same way as the tensile strain, but then delta L corresponds to decrease in length. यहाँ पे जो delta L होगा that will corresponds to decrease in length, जबकि वहां पे जो delta L था that corresponds to increase in length. For many materials, Young modulus have same value for both tensile and compressive stresses. कई ऐसे मटेरियल है जिनकी दोनों वैल्यूज लगभग बराबर होती है, चाहे आप उसे कंप्रेस करने के लिए फोर्स अप्लाई करें, चाहे उसे चाहे जो फोर्स आप अप्लाई करें वो अपोजिट डायरेक्शन करें या स्ट्रेस करने के लिए फोर्स अप्लाई करें. फिर आता है bulk stress and strain. So when an object experiences uniform pressure on all sides, its shape remains the same but volume changes. सबसे पहले हमने टेंसाइल स्ट्रेंथ देखी जिसमें हमने फोर्स अप्लाई किया इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो उसकी जो लेंथ है वो बढ़ी, किसकी, ऑब्जेक्ट की. सेकंड हमने कंप्रेसिव टेंसाइल स्ट्रेंथ देखी जिसमें हमने फोर्स अप्लाई किया ऑन दी टुवर्ड्स दी डायरेक्शन, टुवर्ड्स दी ऑब्जेक्ट, तो वहां पे कंप्रेस हुआ ऑब्जेक्ट. और यहाँ पे बल्क में हम क्या करते हैं, बल्क में हम यूनिफॉर्म प्रेशर अप्लाई करते हैं ऑन ऑल दी साइड्स, तो उसका शेप जो रहता है वो सेम रहता है पर उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है. द ऑब्जेक्ट इज बीइंग स्क्वीज्ड such in case with an object under water. So we characterize a volume compression with bulk volume modulus, that is B. So B क्या है, is the volume stress upon volume strain, that is delta F force applied upon area, ठीक है, upon delta V, that is change in volume upon initial volume. So P is equal to pressure, that is force upon area. माइनस साइन इस, यहाँ पे आप माइनस साइन देखोगे, ठीक है, यहाँ पे हमने डेल्टा एफ और ए को रिप्लेस किया विद द डेल्टा पी, प्रेशर. माइनस साइन इंक्लूडेड बिकॉज इंक्रीज इन द प्रेशर ऑलवेज कॉज डिक्रीजेस इन द वॉल्यूम. इफ डेल्टा पी इज पॉजिटिव तो डेल्टा वी विल बी नेगेटिव एंड वाइस वर्सा. Reciprocal of bulk modulus is compressibility. A material having a large bulk modulus does not compress easily. ठीक है, this is bulk stress और strain. फिर आता है shear stress and strain. यहाँ पे आप देखोगे another kind of deformation results when forces are applied tangent to opposite surface of an object. Tangent मतलब यहाँ ऊपर हो रहा है, यहाँ पे नीचे हो रहा है, in the opposite side. That is called shear stress and strain. Example of shear stress and strain are a ribbon being deformed by scissors and a book being deformed while pushing across the top of the one cover. ठीक, the ratio of shear stress to shear strain is called shear modulus. यहाँ पे जो टर्म आता है that is shear modulus, that is shear stress upon shear strain. F upon A is delta X upon H. Material having large shear modulus is difficult to bend. Shear strain is stress या strain and shear modulus applied to the solid materials only. Liquid and gases not having definite shape or elastic behavior would not respond in the same way as solids. ठीक, तो हमने मेनली तीन चीजें पढ़ी, टेंसाइल स्ट्रेस स्ट्रेन, कंप्रेसिबिलिटी टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसके बाद बल्क स्ट्रेस स्ट्रेन और शियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. तीनों चारों में आपने देखा कि जो प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है वो अलग अलग क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है. ठीक, नेक्स्ट कम डेंसिटी एंड प्रेशर. What is density? Density of a uniform substance is defined as rho is equal to m upon v. Under normal conditions, densities of solid and liquids are mass upon volume. Liquids are about 1000 times greater than the densities of gases.
Some densities vary within the material. That is above formula then gives the average density. In general, density depends upon the environmental factor जैसे कि temperature and pressure. Then comes specific gravity, that is the ratio of materials density to density of water at 4 degree centigrade. इसको हम ले सकते हैं 1000 kg per meter cube. Pressure क्या होता है? Pressure is the amount of force per unit area exerted on the object. Force upon area. इधर का था mass upon volume. Force exerted by the fluid at rest on the object is always perpendicular to the surface of the object. As you can see in the diagram, the force exerted by the fluid at rest on the object is always perpendicular to the surface of the object. ठीक, then comes fluid at rest. यहाँ पे हम बात करेंगे fluids की. So the force associated, ऐसे fluids जो कि rest condition में होते हैं. The force associated with the fluid pressure is due to molecules of fluid colliding with their surroundings. So SI unit जो है इसका is Pascal, and 1 Pascal is equal to 1 newtons per meter square. Although pressure and force are used interchangeably in everyday life, they are quite different in physics. जैसे कि मैंने आपको बताया था दो क्वांटिटीज होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, है ना. तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, जबकि फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, लाइक फोर्स और वेट. फॉर एन एग्जांपल एक कार है तो डेट कम्स अंडर द स्केलर क्वांटिटी, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डेट इज सिर्फ स्पीड है और कुछ नहीं है. लेकिन अगर वहीं पर हम वेइंग बैलेंस की बात करेंगे तो उसमें मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है, डेट इज मोशन भी है और डायरेक्शन भी है, जैसे कि वेट, उसमें वेट भी चेंज होगा, ठीक है. In order for a fluid to be in equilibrium, all points at the same depth must be at the same pressure. Otherwise, a given portion of fluid would accelerate left or right. तो यहाँ पे F1 और F2 आप देख रहे हो, it is in the same direction of the object. The pressure P at the depth h is the height below the surface of the fluid is greater than the external pressure P0 at the surface. देखो प्रेशर भी जब एक स्टेशनरी कंटेनर है जिसमें वाटर है इन दी रेस्ट फेज, वहां पे भी जो प्रेशर होगा वो लेयर वाइज अलग अलग होगा, जो हमने फ्लो फ्लूइड में पढ़ा था, ठीक है. तो प्रेशर इज इक्वल टू P0, ठीक है, दैट इज द एक्सटर्नल प्रेशर प्लस रो GH. H is the height, G is the gravitational force, and rho is the density. So normal atmospheric pressure at sea level is 1.013 into 10 raised to power 5 pascals. Liquids having nearly uniform densities, since their density is nearly independent of pressure, gases only have uniform densities over a short vertical distances. Then comes gauge pressure measures, that is pressure minus pressure difference. Tire pressure gauges typically measure the gauge pressure and negative or partial vacuum. Total pressure is called absolute pressure. जो total pressure होता है वो कहलाता है absolute pressure. Pressure measurement के लिए हमें क्या करना है? We can use manometers. There is a open tube manometer. हमने manometers भी पढ़े थे in the flow of fluids, अगर आपको याद हो. Unknown pressure, mercury barometer is another common pressure gauge. There are a number of इंस्ट्रूमेंट that are available, mainly manometers are used. उसके अलावा बैरोमीटर भी यूज किया जाता है, बट इन द इंडस्ट्रीज मेनली मैनोमीटर्स आर यूज्ड. फिर देन कम सिग्नो मैनोमीटर, दैट इज यूज्ड एज ब्लड प्रेशर गेज. ये ब्लड का प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर होता है उसको टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है. दिस टाइप ऑफ मैनोमीटर, इट हैज स्पेशलाइज्ड मर्क्यूरी फील्ड मैनोमीटर. मेजरमेंट्स टेकन जस्ट बिलो maximum, that is systolic, and minimum, that is diastolic pressure. Value produced by heart depends on blood flow through brachial artery. इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है पास्कल्स लॉ. पास्कल्स लॉ क्या कहता है? इफ वी इंक्रीज प्रेशर एट द टॉप सरफेस, then pressure at any depth increases by exactly the same amount. Okay, Pascal's law, pressure applied to an enclosed fluid is transmitted undiminished to every portion of the fluid and the walls of the containing vessels. इसका फॉर्मूला है डेल्टा P is equal to force 1,
ठीक है, अपॉन एरिया 1 इज इक्वल टू फोर्स 2 अपॉन एरिया 2। मतलब जैसे ही हम किसी एक स्टेशनरी या वेसल में जब फोर्स अप्लाई करेंगे जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, तो वो जो फोर्स होगा, वो जो प्रेशर होगा, सॉरी, वो प्रेशर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक, दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन हाइड्रोलिक लिफ्ट्स टू मल्टीप्लाई फोर्स। वी कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट इन डेंटिस्ट चेयर, आपने देखा होगा, कार लिफ्ट्स एंड जैक्स, एलिवेटर्स एंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स। फिर एक टर्म आता है बायंसी। तो बायंसी में सबसे मेजर होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। When a body is completely or partially immersed in a fluid, the fluid exerts an upward force, जिसे buoyant force कहते हैं, on the body equal to the weight of the fluid displaced by the body. So buoyant force arises because fluid pressure below an object is larger than pressure above it. Buoyant force is the same for the object with different density but same volume. Buoyant force जो होता है वो same होता है सारे objects का, ठीक है, पर उनकी डेंसिटीज चेंज होती है पर वॉल्यूम सेम रहता है। बायंसी इज द वन जिसकी वजह से लकड़ी जो होती है वो पानी में तैरती है। आइसबर्ग्स जो होते हैं वो पार्शियली पानी के अंदर रहते हैं, पार्शियली पानी के ऊपर रहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड फ्रॉम द बॉटम। ठीक, सो इसमें दो केसेस आप देखेंगे, टोटली सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट एंड फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट। टोटली सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट जो होता है उसमें जो नेट फोर्स होता है, that is unsupported object will sink or float depending on the whether object is greater than or less than the density of the fluid। यहाँ पे density का बहुत important role है, density of the object is greater than or less than density of the fluid। Explains how hot air balloons works। Case 2, floating objects, object is partially submerged and in equilibrium। ठीक, explains why icebergs are mostly 90% submerged and why brain is mostly supported by cerebrospinal fluid। This is all because of buoyancy concept। So इसमें हम एक चीज देख सकते हैं, हीलियम बलून विल राइज टू द एटमॉस्फेयर अंटिल, एक हीलियम की गैस का भरा हुआ बलून आपने देखा होगा, वो राइज करता है टू द एटमॉस्फेयर। कब तक? वो तब तक करता है जब तक द टेम्परेचर ऑफ द हीलियम इनसाइड द बलून इज इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ द एयर आउटसाइड द बलून, and the mass of the helium inside the balloon is equal to the mass of the air outside the balloon. The weight of the balloon is equal to the force of the upward air current, and the density of the helium in the balloon is equal to the density of the air surrounding the balloon। ये चार मेजर क्राइटेरियाज हैं जो जो बलून है ये तब तक ही एटमॉस्फेयर में राइज करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, जब तक ये चार चीजें फुलफिल होंगी। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, अपने आप उसकी जो इक्विलिब्रियम है वो चेंज होगा और वो बलून नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें फिर हम बात करेंगे फ्लूइड फ्लो की। वी विल यूज द सिंपल आइडियलाइज्ड मॉडल ऑफ एन आइडियल फ्लूइड टू डिस्क्राइब द फ्लूइड मोशन। फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होता है, इसकी डेंसिटी कभी चेंज नहीं होती। इट हैज नो इंटरनल फ्रिक्शन। फ्लूइड मोशन इज स्टडी, no change in velocity, density and pressure at each point in the fluid with time। fluid flow is streamline या laminar होता है, that is not turbulent जब तक आप उस पर pressure apply नहीं करोगे। a small wheel placed in the fluid would translate but not rotate। since the mass of the moving fluid doesn't change as it flows and since the flow is steady, so equation of continuity आती है यहाँ पे। A is the amount of fluid entering the pipe at the given time interval is equal to amount of fluid leaving the pipe in the same interval। बर्नौलीज थ्योरम हमने पढ़ी थी, रेनॉल्ड्स नंबर पढ़ा था, आपको याद होगा। So that explains the flow from garden houses even winds downward to the tall buildings। Okay, so energy conservation applied to an ideal fluid gives Bernoulli's equation जो already हम पढ़ चुके हैं। Bernoulli's equation can be used to understand lift on the airplane wings, lift on the golf balls, household plumbing, blood flow in arteries, consistent with Newton's third law, ठीक है, and to the momentum। ये Bernoulli's theorem हमने पढ़ी थी in the topic flow of fluids, जैसा कि आपको याद होगा। P1 and P2 are the pressure at point 1 and 2, then kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume। So this was all about deformation of solids, and this completes the topic of rheology।
ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे क्लास। कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड शॉर्टली आई विल बी गिविंग यू सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग द 2 टॉपिक्स वी हैव कंप्लीटेड। थैंक यू।